अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर की यही खूबी होती है कि वो एक्टर को एक्सप्लोर करने का मौका भी दे, नहीं कहें कि अभी बना के भेज। मुझे उनकी एक बात दिमाग में घूम रही थी कि देखते हैं देखते हैं। मुझे लगा कि अगर अच्छा हुआ तो क्या पता कास्ट कर ले। नमस्ते, मेरा नाम है विकल्प श्रीवास और ये मेरा पहला पॉडकास्ट है। मैं जानता हूँ इस पॉडकास्ट में काफ़ी कमियां हैं, इसका वीडियो, इसका ऑडियो उतने अच्छे से हम नहीं कर पाए, लेकिन उम्मीद करता हूँ फ्यूचर में हम इस सेटअप को और ज़्यादा अच्छा करेंगे। ये पॉडकास्ट मिस्टर विशाल तिवारी के साथ मैंने किया है, जहाँ पे आपको एक्टिंग के बारे में एंड कास्टिंग के बारे में, बॉलीवुड इंडस्ट्री एंड स्ट्रगलिंग एक्टर्स की ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ अगर आप एक एक्टर हैं तो आपको ये पॉडकास्ट पसंद आने वाला है। थैंक यू। शुरू करें? हाँ शुरू करते हैं ना। टाइम भी हो गया यार, टाइम क्या हो रहा है? टाइम काफ़ी हो गया। हाय, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज शिवाय एंड दिस इज शिवाय पॉडकास्ट, द शिवाय पॉडकास्ट। एंड ये मेरा पहला एपिसोड है। पहला कहूँगा इसलिए बिकॉज इतना प्रोफेशनली पहला ही कर रहा हूँ। एक बार मैंने किया था माउंटेनियर नीतीश सिंह के साथ में गोरखपुर में, तो वहाँ पे काफ़ी नॉइज़ था एंड वो डिफरेंट एपिसोड था। लेकिन आज मेरे साथ एक बहुत ही खास व्यक्ति हैं, हमारे बड़े भाई, जहाँ पे हम साथ में रहते हैं। एंड इन्हीं के साथ हम एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही बढ़िया वाला पॉडकास्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्वागत हमारे चैनल पे। वैसे तो हमेशा स्वागत ही रहता है, लेकिन आज मिस्टर विशाल तिवारी। हाँ, कैसे हैं आप? मैं मस्त हूँ भाई, तुम बताओ। मैं भी बढ़िया हूँ। काफ़ी गर्मी हो रही है मुंबई में, कैसा लग रहा है? मौसम कैसा है? यार मुंबई का मौसम ही ऐसा होता है कि बारिश के समय अगर बारिश हो रही है तब तो ठीक है, बारिश हो के अगर रुक गई और हल्की सी धूप हो गई तो उमस बहुत होती है। हाँ ये तो है, बहुत मुंबई तो काफ़ी ज़्यादा है। और इस वक्त हम लोग हैं वर्सोवा में एंड वर्सोवा विलेज में बैठे हुए हैं। मैं पहला सवाल जो पॉडकास्ट होता है ना, यहाँ पे डिस्कशंस होती हैं बहुत सारी, तो हमारा जो पहला सवाल है वो आपकी आने वाली फिल्म और वेब सीरीज़ के बारे में। तो एक बार ज़रूर मैं आपसे चाहूँगा थोड़ा प्रकाश डालें उस पर। प्रकाश डालिए। प्रकाश, हाँ तो पहली बात तो यार देखो, जो वेब सीरीज आ रही है वो MX प्लेयर पे आ रही है, और जिसका नाम है शिक्षा मंडल। ये सैयद अहमद अफजल सर की कृति है, मैं ये कहूँगा। राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं वो। और तो ये वेब सीरीज आई थिंक नेक्स्ट मंथ आ जाएगी, जहाँ तक मुझे पता है। मैंने पोस्टर देखा है, MX प्लेयर ने डाला था। मैं भी पोस्टर नहीं है, उन्होंने एक शॉर्ट्स डाले हैं। मैं यहाँ पे दिखा दूंगा आपको। और वो गौहर खान जी हैं, गुलशन देवैया है, और पवन मल्होत्रा हैं, राजेंद्र शेट्टी सर हैं, काफ़ी भारी सी जहिंद कुमार हैं, कुमार सौरभ, बहुत दमदार एक्टर हैं इस प्रोजेक्ट में। और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं भी उसमें हूँ। और जो फिल्म है वो है टिब्बा, ये गौरव उसके डायरेक्टर हैं। ये अभी जस्ट थोड़ा उसका शूट बचा भी हुआ है, और आई थिंक इसी मंथ वो शूट हो जाएगा। उसी के लिए मैंने बाल वगैरह बढ़ा रखे हैं। लुक उसी के लिए है। नहीं तो मैं इस तरह से कभी बाल बड़ा किया नहीं हूँ, ये पहली बार है कि मैं इतना बड़ा बहुत बाल। खतरनाक आता है लुक आपका। खतरनाक नहीं, अच्छा वाला। तो ये है यार, और बस यही है। लेकिन मैं जिसमें इंटरेस्टेड हूँ ना, जिस कैरेक्टर में मैं इंटरेस्टेड हूँ, वो है शिक्षा मंडल का। तो जरा उस पे प्रकाश डालिए आप। उसके बारे में मैं बताऊंगा यार। वो बेसिकली एक बंगाली का कैरेक्टर है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है वो। देखा जाए तो वो बेसिकली मध्य प्रदेश की एक कहानी है। ये जो मेडिकल वगैरह में एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह में किस तरह से धांधली घोटाले वगैरह होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उस सिस्टम का हिस्सा है। और मैं चाहूँगा कि जल्दी से प्रोजेक्ट आए और लोग देखें और बताएं। तो वही बंगाली कैरेक्टर है यार, और जो एक आदमी के लिए काम करता है, उसका कोचिंग सेंटर है, तो वो संभालता है वहाँ पे। है बहुत डोमिनेटिंग, डरपोक, झूठा एक तरह से कहा जाए ना, सेक्सिस्ट। तो इस तरह का है वो कैरेक्टर, और लुक भी बहुत बदतमीज़ है। मतलब अगर आप देखेंगे तो कहेंगे यार कितना बदतमीज़ कैरेक्टर है। तो मुझे वो कैरेक्टर करने में भी बहुत मज़ा आया, क्योंकि उसमें बहुत सारे शेड हैं,
और अच्छी बात है कि उसकी एक इंडिविजुअल अपनी जर्नी है, कहानी है। तो वो पूरा एक एस्टेब्लिश्ड कैरेक्टर है वो। हाँ है, आप कहीं ना कहीं हर एपिसोड में मुझे कहीं ना कहीं देखेंगे आप। तो है, मज़ेदार है। और अफजल सर के साथ काम करने का यही तो मज़ा है कि उनके जो डायलॉग होते हैं लिखे हुए, या फिर उनकी स्टोरी जो होती है, या फिर वो जो फिल्मों में या फिर वेब सीरीज़ में जो कैरेक्टर लिखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। मैंने इससे पहले भी जो उनका प्रोजेक्ट किया था बारात कंपनी, उसमें प्राण शर्मा बना था मैं, तो भी कैरेक्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग था। आपने लूडो भी की थी। हाँ यार, लूडो के बारे में बताइए। लूडो यार देखो, उसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो मैं चाहूँगा यार, बेसिकली क्या कि जब मैं मुंबई आ गया यहाँ पे, तो हमारा एक थिएटर ग्रुप है, अभी हमने जस्ट उसे ओपन ही किया था। और हमारा वर्कर्स थिएटर ग्रुप। नहीं, हाँ। उससे पहले एक और उससे दोस्त पहले था। एक और था। हम 2 दोस्त मिल के ओपन किए अच्छा। थे। वर्कर्स थिएटर तो बहुत बाद में आया। अच्छा, ये कब की बात है, कौन से सन की? ये बात है 2018 की, 2018 की। आप मुंबई कब आए थे? मैं मुंबई आया था यार 2016 में आ गए। सितंबर। अच्छा, हाँ, फिर क्या हुआ? तो फिर वही थी कि स्ट्रगल चल रहा था अपना, तो हम वही प्ले कर रहे थे। हमारा एक सीनियर था, उसका भी प्ले था। तो उसका कोई आर्टिस्ट भाग गया कि शूट आ गया, तो वो बोला कि यार प्ले करना है, प्ले अपना लगा हुआ है कानपुर में। तो मुंबई से हम लोग कानपुर जाने वाले थे शो करने। अच्छा। उसकी तैयारी चल रही थी, ये 7-8 तारीख की बात है। उससे पहले एक मेरा दोस्त है राम, तो ये त्रिशान इंडियन कास्टिंग कंपनी है। आप काफ़ी अच्छी कंपनी है, कास्टिंग वगैरह बहुत अच्छे बड़े बड़े प्रोजेक्ट ये लोग करते हैं। तो उनके यहाँ वो काम करता था। तो वो मुझे, जब मैं शुरू में आया था मुंबई, तब मैं उससे मिला था। एक बार वो घर पे भी आया था, शायद मुलाकात है। राम। हाँ, याद है मुझे। अभी डायरेक्शन में याद है मुझे। हाँ, तो सरवाइव करने के लिए वो वहाँ लगा हुआ था, ऐसा वो बताता रहा था। तो हम अचानक 2 साल बाद मिले, 2016 में मिले थे। देन उसके बाद 2018 में मैं वही रिहर्सल करके आ रहा था, यहाँ वर्सोवा जमीला टी है चाय, तो वहीं पे वो मिला मुझे। फिर अरे विशाल भाई क्या कर रहे हो? तो बताया भाई नाटक वाटक चल रहा है अपना, यार इंट्रो दे दो यार। हम कहे इंट्रो दे दो? बोला हाँ यार, ये इंडियन कास्टिंग कंपनी में लगा हुआ हूँ इसका। हम कहा चलो भाई। तो मैं वही रिहर्सल से आया हुआ, तब पसीने वसीने थे, दाढ़ी आड़ी बड़ी हुई थी, तो इसकी डबल दाढ़ी थी। तो मैं जाके इंट्रो दे के चला आया, और उसने शायद प्रोफाइल फॉरवर्ड कर दिया कि आगे अनुराग बासु प्रोडक्शन में। अच्छा, शायद रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे। तो आपने सिर्फ इंट्रो दिया था? मैं इंट्रो दिया था बस। तो उन्होंने अपना भेजा, और तो बोले हाँ यार इसको बुलाओ। और हम इधर अपने नाटक की तैयारी कर रहे हैं, और हमारा 9 तारीख को शो है, और हम नहीं 11 को शो है हमारा। 11 को कानपुर में शो है हमारा। हम 9 तारीख को यहाँ से LTT मुंबई से रवाना हो रहे थे। तो मैं अपने सीनियर के यहाँ रुका हुआ था मड में। तो सुबह 7 बजे फ़ोन आया, हाँ विशाल। हम कहे हाँ विशाल से बात हो रही है? हम कहे हाँ बात हो रही है, मैं इंडियन कास्टिंग कंपनी से बोल रहा हूँ। हम कहे हाँ सर बोलिए। यार तुम लॉक हो गए हो, और तुम्हारा 10 से 12 दिन का शूट है, ये अभिषेक बच्चन पंकज त्रिपाठी के साथ। क्या बात है, लूडो के लिए? हाँ, लूडो के ओनली इंट्रो आपने दिया? बस इंट्रो भेजा। अरे भाई खुश, चलो भैया अनुराग बासु डायरेक्टर है, ये उनका वो आया। अरे सर बिल्कुल, बजट भी अच्छा है। हम कह रहे सर बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल भाई। फिर बोले कि 11 से 22, 11 से 24 के बीच तुम्हारा डेट है। भाई ये कहते हैं ना कि एक तो दिखने लगा कि मैं उनके साथ शूट कर रहा हूँ, तुरंत सपने आने लगे। फिर जैसे उन्होंने डेट बताया कि इस डेट से इस डेट के बीच में आपका शूट है, सारे सपने टूट गए। धड़ाम करे यार। पहली बार ऐसा लगा ना कि यार मैं क्यों नाटक कर रहा हूँ। अरे पहली बार ऐसा लगा कि मैं क्यों नाटक कर रहा हूँ।
अब मैं ना कुछ कर भी नहीं सकता यार। मैंने बोला उनसे, सर मेरा शो है, मैं आज ही निकल रहा हूँ कानपुर के लिए, और वहाँ हमारा 11 को शो है। उसके बाद फिर वापस मैं आऊँगा 13 की रात, 14 को मुंबई में मेरा शो है, मेरा अपना। तो उसमें मैं सूत्रधार बना हुआ था, तो मेरी रिहर्सल में ज़रूर नहीं थी। वो एंट्री ले लेके बोल के चला जाता है, जबकि इसमें मेरा डायरेक्शन भी था। तो मैंने कहा सर 14 की 8 बजे की रात के बाद मैं खाली हूँ। बोले नहीं यार 11 से चाहिए। हमको सर क्या करूँ। तो वो फाइनली भी अफसोस किए फ़ोन रखे। आपने मैं भी- डिसीजन क्या लिया फिर? डिसीजन यही लिया कि यार थिएटर करना भाई, कमिटमेंट होता है। कमिटमेंट की तरफ गए आप। आपने जहाँ हाँ कह दिया आपको जाना ही पड़ेगा, चाहे उसके बदले भले आपको वो कुछ भी अनुराग मिले। बासु का कुछ भी हो, बिल्कुल। नहीं, वो पहले से तय था ना। हाँ, वो बहुत बड़ा फेस्टिवल भी था, शो था। daring अगर मैं नहीं जाता तो वो तो दिक्कत हो जाती। फिर मैं गया, वो शो करके आया। नहीं, उस नाटक में मैं मेकअप भी कर रहा था। अच्छा मेकअप भी आता है मुझे। क्या बात है, मल्टी टैलेंटेड है। हाँ, वो नाटक करने वालों को सब कुछ सब सिखाया कुछ जाता है। आ जाता है धीरे धीरे। तो ऐसा रहा यार। अब गए किसी तरह शो करके आए, अपना देखे वके। फिर देखो इत्तेफाक, 10-15 दिन बाद वो दोस्त मिला मुझे। मैं तो समझा कि यार शूट वूट हो गया होगा। तो बोला, हम कह रहे राम भाई वो प्रोजेक्ट शूट हो गया ना? नहीं, शूट नहीं हुआ है। हम क्या बात कर रहे हैं? बोला नहीं शूट नहीं हुआ है भाई। हम कह रहे अरे वो शूट होगा तो आपके पास कॉल आएगा भाई। हम कभी शूट नहीं हुआ। बोला नहीं, पोस्टपोन हो गया। शायद पंकज त्रिपाठी की तबीयत खराब थी, कुछ हुआ था इस वजह से, या कुछ डेट वगैरह उन लोगों के क्लैश हो रहे थे। आपको पता है क्या हुआ हाँ, था? तो उस वजह से वो डेट मतलब शूट डिले हुआ। फिर लगभग 1-1.5 महीने बाद मुझे फ़ोन आया, मतलब उसके मुलाकात के 1.5 महीने बाद फ़ोन आया कि विशाल आप 8 बजे चांदी वाली स्टूडियो में मिलिए। अरे भाई खुश, अब तो शूट होगा। भाई मैं शूट पे पहुंचा। हाँ, उसी वक्त मैंने अपना ये वर्कर्स थिएटर ग्रुप ओपन कर दिया था। और मेरी पहली वर्कशॉप चल रही थी और मैं अंधेरी वेस्ट में था। वही शाम को मैं अपनी क्लासेस ले रहा था। उसी दौरान फ़ोन आया उन लोगों का। उनका असिस्टेंट है रुद्रा, उनका फ़ोन आया था मेरे पास। मैं पहुंचा 8 बजे सुबह। भाई खुश, देखा मेरी तरह और भी 10-12 लोग हैं। सेम टू सेम, हाँ, मतलब फेस मिलता जुलता। मिलता जुलता चरम। हम कहे फिर आ रहा है एक आदमी स्क्रिप्ट बांट रहा है। हमको ऑडिशन होगा। तो कोई बात नहीं, अब ऑडिशन होगा। ठीक है, हम तैयार थे ऑडिशन के लिए भाई। क्योंकि बेसिकली होता क्या कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप करते हैं उसके लिए ऑडिशन तो देना ही पड़ता है। चाहे आप, हो सकता है हम नए फेज़ में हो इस वजह से, लीड का तो पता नहीं, बट वो आया अपना ऑडिशन के लिए, स्क्रिप्ट दिया। उसी बीच हमारा एक सीनियर मिल गया मुझे। तो दादा 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 करते हुए हम उनसे बातें करने लगे। तो बोले आओ यार नाश्ता करते हैं। तो मैं चला गया उनके साथ नाश्ता करने, और ढेर सारी बातें होने लगी। इधर पता चला वो आए, ऑडिशन हुआ, टीम बटी चले गए। तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार वो बोले थे 1 घंटे में ऑडिशन। मैं भाई वापस भाग के गया, तो पता चला वो ले होके चले गए थे। हमको यार भाग्य में लिखा ही नहीं था कि होना है। नाश्ते के चक्कर में, नाश्ते के चक्कर में, बातचीत में चीज़ें चली गई यार। फिर हम कहे ठीक है यार, होता है। फिर एक बंदा था उस, हम कहे यार तुम लोग का ऑडिशन हो गया यार? बोले हाँ। अरे काम करो, उसमें एक सीन आप देखेंगे लूडो में, पंकज त्रिपाठी जब उनका वो गिर जाते हैं अपना बिल्डिंग से, और पूरा उनको प्लास्टर वगैरह लग जाता है, अस्पताल में बेड पे लेटे हुए हैं। हम 4-5 मिरर में ऐसे देख के बोल रहे हैं कि यार ये जाएगा तो अब मैं बॉस बनूंगा। इस तरह का वो वही सीन था, ऑडिशन में मिला हम लोगों को। तो बेसिकली हुआ क्या, उसमें जो 3-4 लौंडे थे ना, उन सब ने मना कर दिया कि भाई यार देख लो यार,
हमारा तो हो गया यार, हाँ, क्या कि हम बार तुम्हारे बार साथ ऑडिशन। नहीं आएंगे, तुम अपना देख लो, हमारा हो चुका है। ठीक है। नहीं, इससे पहले क्या हुआ, नॉट फिट हो गया हम। अच्छा, आप तो नॉट वहाँ फिट भी पे हो भी गए? पहले दिन हुआ क्या, पहले दिन हमें बुलाया गया हाँ, और एडिया बोला ऐसा है वो सीन कैंसिल हो गया है, हाँ, आप लोग जाइए। हम कह रहे यार, फिर 3 दिन बाद फिर फोन आया कि आइए आप लोग फिर चांदी वाली स्टूडियो। हम कह यार डेली जा रहे हैं, पैसे है नहीं, सुबह 8 बजे बुला लेते हैं, भगा देते हैं यार। तब ये ऑडिशन वाला प्रोसेस हुआ। देन उसके बाद एक कांड हुआ, अरे यार शिट, ये क्या हो गया कि मतलब टीम बनी, ये लोग अपना ऑडिशन दे दिए, नाश्ता करते रह हम गए नाश्ता करते रह गए। भाई। फिर मैं अकेले ऑडिशन दिया। और देखो इत्तेफाक, सिंगल ऑडिशन मैं अकेले ही, मतलब मान लिया कि हाँ लोग हैं, बातें उन्हें डिस्कस उस्कस किया, हम लोग अरे देख मरेगा तो मैं ही पढ़ूँ। मैं किया, पूरा ऑडिशन दिया। हाँ, और फिर उन्होंने बोला कि यार इसको रोको। हाँ, अनुराग बसु ने। बोले कि यार इसको रोको, बाकी को बोल दो जाए। भाई उनका आइडिया आया, विशाल भाई आप अपने कपड़े चेंज कर लो, मैं कॉस्ट्यूम के लिए बोल दिया हूँ, और भाई आप लोग जाइए, सॉरी। फिर वहाँ पे जिन जिन बंदों ने मना किया था, मतलब अरे नहीं करूँगा यार तुम्हारे साथ ऑडिशन, फिर उनका चेहरा देखा तो सब मेरा ऐसे चेहरा देख रहे थे, जो चेहरे आज भी याद है। ये अच्छा है, वो मुझे वो चेहरे आज भी याद है। एक कह रहा है, मन में तो बेचारों को गालियाँ चल रही थी, सॉरी गालियाँ चल रही थी, अरे अंदर कुछ और था, चेहरे पे कुछ और भाव थे। गुड लक। ओके ठीक है भाई, थैंक यू, हवा आने दे भाई। मैं भेजा, गए लोग। देन उसके बाद शूट हुआ, फिर धीरे धीरे बड़ा मज़ा आया यार, मतलब अनुराग बासु सर, फिर कहते हैं कि रिच प्रोडक्शन, क्या ज़बरदस्त पंकज सर के साथ facility। कैसा रहा, मतलब यार पंकज सर जैसा आप लोग उनको इंटरव्यू में आप लोग देखते हैं ना, हम्बल, हम्बल, वो सच में यार बहुत हम्बल है, मतलब। और वो ना अवेयर बहुत हैं, मैंने उनको देखा है, मतलब मैं तो साथ में हमारी एक्टिंग हुई, हमने उनके साथ काम किया, मैंने लाइव देखा है। मुझे याद है एक सीन शूट हो रहा था, उसमें कार में बैठ के वो गाना हम लोग कर रहे थे, ओ बेटा जी। हाँ याद है, वो देखा बड़ा- मैंने, पीछे आप बैठे हुए ऐसे मुंह करके। वो गाना शूट हो रहा था हाँ, और वो आगे बैठे हुए थे, हाँ, तो एक दो जूनियर्स भी थे उसमें, वो बिठाया हुआ था, तो पीछे से लाइट लगी हुई थी, वो कार, और वो बेसिकली क्रोमा शूट था, वो कार चल नहीं रही है, वो कार बहुत धीरे धीरे हिलाई दे रहा, हम लोग अंदर बैठे हुए हैं ऐसे। डांसिंग कार। नहीं डांसिंग कार तो नहीं कहेंगे, वो अलग कार थी, बट तो उसमें वो क्या हो रहा था कि वो लाइट उनके हेड पे पीछे से उनके बाल पे आ रही थी, तो होता ना कि लाइट का पता चलता है, क्योंकि उसका जो एक गरम लाइट की अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है हाँ, तो वो तो गरम पता गरम चलता है कि feel वो गरम होती फील होता है, हमें चेहरे पे कि यार कहाँ से लाइट आई। और एज एन एक्टर आपको लाइट लेने भी आना चाहिए, ऐसा ड्रामा स्कूल वगैरह में हर जगह में पढ़ाया भी गया, सिखाया भी गया। थिएटर वगैरह में। तो मैं उनको देखा, वो अपना सीन तो कर रहे हैं, उनको अचानक एहसास हुआ कि यार पीछे की लाइट कट रही है, देखो एक्टर कैमरा आगे लगा हुआ है, अनुराग बासु सर ही शूट कर रहे थे। वो पलटे, बोले उनका जो स्टाइल है बोलने का, तो लड़का धीरे से, और उसके बड़े बाल थे हैवी, बोले बेटा थोड़ा इधर हो जाओ, तब लाइट उन पे गया, बोला ऐसे ही रहना। फिर सीन किए, तो मैं देखा यार उनको कि वो वैसे नहीं, इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, वो अपनी चीज़ों को लेके कितना अवेयर थे, स्क्रिप्ट बार बार देखना पढ़ना, जबकि अनुराग बासु सर स्क्रिप्ट देते भी नहीं हैं, लेकिन उस दिन गाना शूट हो रहा था तो गाना वो कर रहे थे, तो मुझे याद है यार, हम्बल बहुत हैं, बातचीत बहुत करते हैं, ले नहीं कि इतने बड़े स्टार हो गए थे यार, इन लोगों से क्यों मुंह लगाना, बात करते थे वो। हमारी बहुत सारी बातें भी ड्रामा स्कूल को लेके, हमारे बीएनए के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते थे।
वो बीच में बीएनए, उस वक्त वो बीएनए गए हुए थे अपनी वाइफ के साथ, तो बता रहे थे कि यार बड़ा खूबसूरत बिल्डिंग है वो। हम कहे हाँ बिल्डिंग तो खूबसूरत है, भारतेंदु नाट्य अकेडमी की बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है। बात कर रहे हैं आगे मैं यही सवाल आपसे करूँगा, हम इस बारे में डिस्कशन करना चाहेंगे कि देवरिया गोरखपुर से होते हुए बीएनए और बीएनए से टिब्बा और शिक्षा मंडल, मैं शिक्षा मंडल फिर टिब्बा, शिक्षा मंडल फिर टिब्बा, ये मुझे वहाँ जब आप देवरिया में थे, गोरखपुर में थे, तो आपकी थिंकिंग और उस पूर्वांचल के यूपी ईस्ट के उस माहौल से, उस एनवायरनमेंट से निकल कर यहाँ आना, वो करेज रखना, क्योंकि मेरे अंदर भी वो करेज बहुत टाइम बाद आया। मैं भी सोचता था मुंबई ये है, मुंबई वो है, यहाँ तो सारा पानी नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। जो सुनी सुनाई अफवाहें और उन सब के बीच में क्या विचार रहा था और कैसे करेज किया यहाँ तक आने का, मुझे थोड़ा सा बताएंगे। वो अगर उसके लिए 10-11 साल पीछे जाना पड़ेगा मुझे। और मुझे याद है मैं 8th में था, हमारा यही उसी समय हमारे फादर एक्सपायर किए थे। तो घर का माहौल नहीं अच्छा था, मतलब बहुत झगड़े हो रहे थे ज़मीन को लेकर। तो मम्मी ने गांव छोड़ के आ गए रुद्रपुर, मतलब हमारे गांव से 7-8 किलोमीटर दूर एक नगर पंचायत है रुद्रपुर। तो वहाँ हम लोग चले गए और वहीं हम एक रूम लेके रह रहे थे, मतलब मेरा बड़ा भाई और सिस्टर मामा के यहाँ रहते थे। तो मैं और मेरा छोटा भाई और मेरी सिस्टर, हम 3 लोग वहाँ रुद्रपुर रहते थे मम्मी के साथ। तो वहीं हमारा एडमिशन भी हो गया। तो 9th 10th 11th 12 मैं रुद्रपुर में ही किया वहीं। तो होता क्या था कि बचपन से ही मुझे याद है, मैं क्लास 4th में था, तभी से मैं एनुअल फंक्शन में जाना, मुझे अपना पहला एक्ट आज भी याद है। हमारे यहाँ फोक होता है बिरहा, पूर्वांचल में बहुत सुना जाता है। तो श्रवण की कहानी थी, तो मैं उसमें श्रवण बना था, बाल श्रवण। तो मुझे याद है वो बिरहा एक गांव का ही लड़का था, वो गा रहा था और मैं स्टेज पे कांवड़ लेके दो बेसिकली करके बस मुझे राउंड मारना था, फिर तीर के समय पानी भरना था, फिर वो तीर मारेंगे तो तीर लेके लेट जाना है, फिर ऐसे ऐसे मुझे जो मैम सिखाई थी बाबा जी थी आपकी इस वक्त? मुझे लग रहा है यार कि 9-10 साल रहा होगा, मतलब 4th 5th की बात है। तो मुझे याद है आज भी लोग गांव में अगर मैं जाता हूं तो बहुत से लोग हैं जो श्रवण ही बोलते हैं, कैरेक्टर के नेम से आप पहचाने जाते हैं। हाँ, बाबा जी तो आज भी मुझे श्रवण जी ही बोलते हैं, श्रवण श्रवण बाल श्रवण। तो यार कहीं न कहीं वो था यार, वो आर्टिस्ट था बचपन से। वो था, किसी ने करा लिया, वो भी गया, अब मज़ा भी आता था मुझे। तो फिर बचपन में चुटकुले करना, बोलना, तो ये सिलसिला चलता गया। और घर का ना माहौल मेरे ठीक नहीं था और झगड़े, डेली झगड़ा होता था। तो उसका इफ़ेक्ट मतलब मैं क्या कहूँ कि एक होता ना कि आप डेली हिंसा देख रहे हैं, गाली गलौज, झगड़े। तो जब मैं वो सब देखता था, फिर आके इस आर्ट में सुकून मुझे यहाँ मिलता था यार। मैं रिलैक्स फील करता था कि यार कि कुछ किया आज, कुछ हुआ है मुझसे आज। तो कहीं ना कहीं मैं इसकी तरफ धीरे धीरे अट्रैक्ट होता गया। प्रोफेशन के बारे में नहीं सोचा था कि ये आगे चल के मेरा प्रोफेशन होगा, ये नहीं मैं सोचा था, बट मुझे मज़ा आने लगा था, मज़ा आता था यार। 4 लोग मुझे जानने भी लगे थे, आसपास के लोग, इंटेंशन मिलता था। तो वो चीज़ थोड़ी बढ़ती गई मेरी, कहते ना भूख, वो बढ़ती गई। फिर मैं गोरखपुर आया यार, गोरखपुर बीकॉम कर रहा था। तो हमारा जो कॉलेज था उसमें एक वो बनाया गया था, मतलब एक नियम वहाँ का था कि आप हर शनिवार के दिन आप खुद पढ़ाएंगे, मतलब प्रोफेसर उस दिन नहीं पढ़ाएगा, बच्चे पढ़ाएंगे। वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप हुआ। प्लस मैं धीरे धीरे ये अपना गाने
तो नहीं कहूँगा, भाषण में बहुत देता था, जोक्स, चुटकुले ये सब सुनाना, नाटक करना, अंधेर नगरी, प्रेमचंद जी की छोटी छोटी कहानियाँ, तो ये सब कॉलेज स्कूल, जब मैं कॉलेज में आ गया मैं बता रहा हूँ, तो वहाँ पे ये ज़्यादा बढ़ गया। तो धीरे धीरे और ये भी समझ में आ रहा था कि यार इसको कैसे और अच्छा किया जाए, क्योंकि गोरखपुर में कई बार ऑडिशन भी हुए, तो मैं वहाँ गया। जैसे एक महुआ चैनल है, हाँ मालूम है, महुआ भोजपुरी के भोजपुरी कार्यक्रम के उस पे लिए आते हैं। हम क्या यार चलते हैं, तो मैं गया वहाँ ऑडिशन देने। तो मैं अंदर तो चला गया किसी तरह, वो बोला कि कीजिए कुछ। अब मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करें। कीजिए कुछ, उसने बोला कि हाँ कुछ कीजिए, कुछ करिए, दिखाइए कुछ। अब मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करें। मुझे लगा ऑडिशन में मतलब ये लोग कुछ पूछेंगे। बोला कि कुछ तो करो, कुछ तो बोलो। मैं ब्लैंक। तो वो बोली थिएटर वगैरह करो, कुछ एक्टर बनना है तो जाओ। तो मैं बाहर निकला, थिएटर, ये क्या होता है? अब पता करने लगा भाई, थिएटर सर्च कर रहा हूँ। तब मुझे धीरे धीरे पता चला थिएटर क्या होता है, रंगमंच। फिर मैं अपने शहर में ढूंढा, तो उस वक्त मैं पादरी बाज़ार में रहा करता था। ये बात है 2011 की बात है। तो गोरखपुर में एक थिएटर ग्रुप है, अभियान थिएटर ग्रुप, श्री नारायण पांडे जी चलाते हैं उसको। तो मुझे याद है 16 मई का दिन था, और 1-2 साल की उसके बाद मुझे याद है, मतलब वो ऑडिशन से 1-1.5 साल 2 साल मेरा निकल गया। मैं पता करता रह गया थिएटर है कहाँ कहाँ। तो मैंने देखा कि आओ एक्टिंग सीखें। वो 3 दिन की उनकी कुछ वर्कशॉप थी। सेम चीज़ मेरे साथ भी हुआ था। हाँ, वही अभियान थिएटर ग्रुप, वही पेपर का न्यूज में जो निकला था, एंड आओ एक्टिंग सीखें, इतने दिन की वर्कशॉप है। ऐसे ही मेरी भी शुरुआत हुई थी, सिमिलर जैसे आपकी। तो अभियान गए नहीं तुम? मैं अभियान गया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मेरा थिएटर से परिचय हो गया अभियान से। अगर मैं कहूँ मुझे थिएटर से किसने परिचय कराया, तो अभियान ने कराया। और वो माहौल मैंने देखा कुछ टाइम तक, फिर मैं वहाँ से दूर चला आया अपनी स्टडी एंड बिजनेस में। तो ऐसा कुछ रहा। ओके। नहीं यार, मुझे लगता है कि अभियान अभी बहुत शानदार काम कर रहे हैं। अभी तो NSDs काफ़ी दे रहे हैं। NSDN BNA में देख लो यार, मुझे लगता है 6-7 लोग गए। हाँ, मैं अभियान के बारे में बता दूं, एक थिएटर ग्रुप है गोरखपुर में, श्री नारायण पांडे सर चलाते हैं इसको। और जो भी जुड़ना चाहे उनसे जाके जुड़े, सीखे। मैं भी वहीं से हूँ। तो देखो यार, मैं एक बेस ढूंढ रहा था कि जहाँ से मुझे एक प्रोसेस मिले ताकि मैं आगे बढ़ूँ। तो वो पर्चा अमर उजाला, मुझे वो न्यूज़पेपर का नाम तक याद है। आई थिंक वो कटिंग भी मैंने कहीं रखी होगी। तो मैंने सर को फ़ोन किया, हेलो, तो पांडे सर ही फ़ोन उठाए, क्योंकि सर मैं विशाल तिवारी बोल रहा हूँ, मुझे एक्टिंग सीखनी है। तो पूछे कहाँ रहते हो, मैंने बताया पादरी बाज़ार। तो उन्होंने कहा कि इंदिरा बाल विहार पार्क है, वहाँ पे कोई कैसेट की दुकान थी। उस समय कैसेट मिलते थे भाई, CD के कैसेट। वहाँ से फॉर्म ले लो। हाँ, वहाँ फॉर्म ले लो, भर देना। तो मैं गया वहाँ पे, भैया फॉर्म दे दो यार, वो अभियान थिएटर ग्रुप के लिए। तो उन्होंने फॉर्म दिया, तो मैं फॉर्म भरा वगैरह। तो उसके बाद वो फॉर्म उनको दे दिया वापस। फिर फ़ोन आया कि आप इस जगह आ जाइए ऑडिशन देने। तो मुझे याद है गोरखपुर में, वो जगह तो नहीं मुझे पता, बट वो उर्दू बाज़ार जो था अभी हिंदी बाज़ार कर दिया गया। तो उसी एरिया में मैना देवी करके स्कूल था। तो वहाँ बुलाया गया, वहाँ मैं गया। तो स्क्रिप्ट क्या मिली थी आपको? स्क्रिप्ट मिली थी यार, आषाढ़ का एक दिन, बुक अंदर है। अच्छा, आषाढ़ का एक दिन बहुत फेमस है, बहुत। नहीं, इसमें नहीं है। तो आषाढ़ का एक दिन वो स्क्रिप्ट थी, उसमें कालिदास, उसमें एक मोनोलॉग नहीं है, वो आके बोलता है अपना कि अरे यार वो मोनोलॉग मैं भूल रहा हूँ। हाँ, अंबिका ठीक कहती थी कि मैं, कुछ तो है यार ऐसे, मुझे याद नहीं है। मैं यहाँ से चला क्यों नहीं जाए, याद है तुमको? सुमित भाई वहाँ खड़े हैं, बता रहे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस व्यक्ति है।
मैं बोला, फिर वहाँ पे मेरा 2 लोग बैठे हुए थे, पांडे सर बैठे हुए थे और एक और थे श्रीवास्तव, संजय श्रीवास्तव, वो भी BNA से हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, अच्छा है, ठीक है, सोचा जाएगा और सोचा जाएगा आपके बारे में, और है पॉसिबिलिटी 2 दिन है, बाद आपके पास फोन आएगा। आपके पास फ़ोन आएगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर वहाँ से रात भर नींद नहीं आई होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था यार कि रात भर नींद ना आए, मेरे साथ पर ये था कि यार पता नहीं बुलाएंगे कि नहीं, ये एक डाउट था कि मतलब अगर नहीं बुलाएंगे तो क्या होगा। फिर मैं बोला कि यार ठीक है, फ़ोन आया। 3 दिन की फ्री वर्कशॉप थी, उसमें ये था कि अगर आप सेलेक्ट हो गए फिर आपको कंटिन्यू किया जाएगा। और RN लखनऊ से बहुत बड़े डायरेक्टर ललित सिंह पोखरिया, और भाई वो 3 दिन की वर्कशॉप मुझे बहुत अच्छी लगी, और उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया, मैं काम किया, और वहीं से मुझे एक समझ में आने लगा स्पार्क आ गया माइंड में आ कि गया कि आना भाई अब ये टीम मिली है मुझे, तो सही गाइडेंस मिला मुझे वहाँ पे अभियान में। ललित सिंह पोखरिया सर आए, उनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ। मतलब इतनी मतलब ललित सिंह पोखरिया NSD से हैं? नहीं, भारतेंदु नाट्य अकेडमी, BNA से ही। हाँ BNA से हैं। वो राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं, वो एक्टर भी बहुत शानदार हैं। तो वो आए थे प्ले डायरेक्ट करने, वो जो वर्कशॉप हो रही थी तो वो प्ले डायरेक्ट करने आए हुए थे। तो उनसे मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। तो उन्होंने बताया कि कुछ ड्रामा इसको अगर तुम इसमें करियर बनाना चाहते हो सच में, तो तुम यार जाओ आगे पढ़ाई करो। और मेरा उनसे यही सवाल था कि सर आप इतना टैलेंटेड बनना चाहता हूँ। तो पहले तो वहाँ से कह रहे बेटा मैं क्या, जाओ पढ़ो। तो उन्होंने बताया मुझे ड्रामा स्कूल के बारे में कि तुम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जा सकते हो, यहाँ जा सकते हो, भारतेंदु नाट्य अकेडमी लखनऊ, या फिर FTII पुणे में है वहाँ, कि बोले 2-3 जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं गवर्नमेंट के, यहाँ तुम अपनी पढ़ाई कर सकते हो अगर इस फील्ड में करियर बनाना है तो मैं NSD का फॉर्म भरा, BNA का फॉर्म भरा। NSD नहीं हुआ, BNA हो गया उसी साल मेरा, हाँ हो गया। अब BNA में हमारी ट्रेनिंग हुई, BNA ट्रेनिंग हुई, फिर भारतेंदु नाट्य अकेडमी हमें SRFTI भेजता है कोलकाता। तो वहाँ पे 2.5-3 महीने का एक कोर्स होता है जिसमें लोग फिल्म एप्रिसिएशन के बारे में बताते हैं, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस होता है कि मतलब क्या है फिल्म, कैसे बनता है, फिल्म में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपका कैमरे के बारे मतलब फुल सिनेमा के बारे में और थोड़ा थोड़ा बताते हैं कि देखो ये कैमरा है, ये लेंस है, ये माइक है, ये 2 तरह से लोग बैठते हैं, फ्रेम है, एडिटिंग सेट दिखा दिए। हम कहे यार ठीक है। क्या NSD में भी इस तरह का कुछ फिल्म से रिलेटेड एक्स्ट्रा होता है? बिकॉज NSD ड्रामा हाँ अभी वो लोग भेज रहे हैं, अभी भेजने लगे, पहले नहीं होता था। अभी भेज रहे हैं वहाँ पे। मुझे लग रहा है पिछले 8-10 साल, 8-10 साल तो नहीं कहूँगा, 6-7-8 साल से वो लोग भी जा रहे हैं SRFTI या फिर इस तरह की चीज़ों पे। तो फिर कोर्स कंप्लीट हुआ मेरा, आया हमारा वाइवा वगैरह हुआ, फिर घर पहुंचा, मम्मी पूछी अब क्या, तो उनका अब क्या बम्बई जाएंगे, प्लान बना लिया। अब प्लान क्लियर था, वो मेरा क्लियर था, हमेशा मुझे से था कि मुंबई जाना। मेरा ये नहीं था कि कहीं और कोई डाउट, मुझे डाउट नहीं था। मेरा डाउट क्लियर इसलिए था क्योंकि मुझे लगा ना कि इस काम के लिए, ये काम मेरे लिए आसान है, ये काम मुझे आता है और मुझे इसी फील्ड में करियर बनाना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन नहीं हो रहा था मुझसे, एवरेज था यार। मतलब आप क्लियर थे इन चीज़ों में, एजुकेशन नहीं हो रहा है और ये नहीं हो रहा है, तो नहीं ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ता नहीं था, पढ़ता आज भी पढ़ता हूँ, अभी तो और भी पढ़ने लगा हूँ, बट उतना नहीं पढ़ता था जितना पढ़ना चाहिए कि यार लाओ खूब पढ़े। तो वो चीज़ एवरेज, मतलब एक होता ना एवरेज बच्चे, मैं हमेशा टॉप 10 में रहा हूँ।
अपने स्कूल में कॉलेज में हमेशा ऐसा रहा है, मतलब कि नहीं। तो मेरा क्लियर था कि यार यही करना। और वो था कि ना कि बीटेक डॉक्टरी मुश्किल था मुझसे यार, वो बहुत मुश्किल था कि यार। और मम्मी ने कभी दबाव भी नहीं दिया कि तू यही बन। मम्मी बोलती थी कि यार कि देख लेना तुम। मम्मी हमेशा यही कहती थी कि जो तुम कर रहे हो देख लो, क्योंकि करना तुम्हें ही है, रहना तुम्हें, भोगतोगे तुम्हें ही। हमें पानी लेके बैठना चाहिए था। हाँ अगली बार से। और मैंने मम्मी से बता भी दिया था कि यार मम्मी मुझे ट्रेनिंग लेनी है, मैं डिप्लोमा करने जा रहा हूँ। जनरली होता क्या है कि उधर से जो लड़के निकलते हैं या फिर किसी के माइंड में होता है कि एक्टर बनना है या इंडस्ट्री में जाना है, तो एक टफनेस दिखती है कि भाई ग्लैमर तो है लेकिन बहुत सारे सक्सेस कम है, फेलियर्स ज़्यादा दिखते हैं कि अरे फेल हो गए, खाने के लाले पड़ गए। लॉकडाउन में हमें बहुत दिख गया था कि खाने पीने मतलब अच्छे अच्छे एक्टर्स के पास पैसे नहीं थे, तो वो एक डर जो बना रहता है इस इंडस्ट्री में। और नेपोटिज्म का इशू, ऑल इशू कि भाई आउटसाइडर्स को उतना ऊपर नहीं जाने देते हैं। स्टार्स की गिनती करी जाए, बड़े एक्टर्स की गिनती करी जाए तो बहुत कम है, संख्या में उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। ये इतना टफ इंडस्ट्री होने के बावजूद उस क्षेत्र से जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब को इतना तवज्जो दिया जाता है और इज्जत दी जाती है, पैसे की और प्रॉब्लम्स भी बहुत उधर होती है। हम इस क्षेत्र में नॉर्मली पैसा नहीं डालते हैं, आर्ट के क्षेत्र में अक्सर हम नॉर्मल ही मानते हैं उसको, जितना साइंस को और कॉमर्स को ऊपर मानते हैं। वो माइंडसेट के साथ फैमिली का सपोर्ट एंड ऑल, ये थोड़ा सा एक जनरल अगर कोई स्ट्रगलर है इस समय और वो चाहता है कि वहाँ से निकल के आना चाहे, तो उसका दिमाग आप कैसे चेंज करना चाहेंगे? मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलूँगा कि बारिश शुरू हो गई यार। मैं यहाँ इस चीज़ पे बोलूँगा कि अगर आप प्राइवेट ट्रेनिंग की बात करेंगे, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, चाहे बीटेक हो प्राइवेट में, डॉक्टरी हो प्राइवेट में, इतने ज़्यादा पैसे लगते हैं। अब एक्टिंग की ही बात कर लीजिए, प्राइवेट एक्टिंग स्कूल में चले जाइए, आप नहीं पढ़ पाएंगे भाई साहब। मैं नहीं पढ़ पाता, मेरी औकात नहीं थी। मेरी मम्मी 2.5-3 लाख कभी नहीं देती एक्टिंग के लिए। गवर्नमेंट स्कूल था भाई, सेलेक्ट हो गया, वहाँ स्कॉलरशिप मिलती है, जो एफडी हमारी जमा भी हो रही थी 30-40 हज़ार, वो विद इंटरेस्ट के साथ वो लोग वापस भी कर दिए 2 साल बाद। ये पता होने पे तब मम्मी ने दिया कि बेटा जाओ ट्रेनिंग ले लो। बट अगर आप आज भी चले जाएं नॉर्मल फैमिली में भी कि पापा मुझे एक्टिंग की ट्रेनिंग लेनी है, मम्मी एक्टिंग की ट्रेनिंग लेनी है, नहीं देंगे। नहीं, महंगा बहुत है ना यार, ऊपर से ये फील्ड गारंटी नहीं देता, कोई गारंटी नहीं होती, ये गारंटी नहीं है यार। सक्सेस के रेशियो बहुत कम है, फेलियर ज़्यादा दिखते हैं। कोई गारंटी नहीं है यार। हो सकता आज मेरे पास काम है, कल नहीं है। मैं आज काम करके आया, परसों मेरे पास नहीं होगा। कोई हो सकता है अभी मैं बात कर रहा हूँ, अभी फ़ोन आ जाए कि भाई आप कल से शूट पे आ जाओ, ये अभी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। 2-2 साल मेरे पास खुद 1.5-2 साल तक फ़ोन नहीं आया, बैठा रहा। अभी जो बात कर रहे हैं ना कि बाहर से आए, स्टार कास्ट हैं, फैमिली बैकग्राउंड, ये मायने तो रखता है, बिल्कुल रखता है। क्योंकि अब जो कपूर ख़ानदान के हैं या फिर सलमान खान की फैमिली से जो लोग हैं, तो यार देखो जैसे फ़र्क तो पड़ता है यार, बैकग्राउंड का फ़र्क पड़ता है। आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से आए हैं, चाहे बॉलीवुड की बात करें या फिर पॉलिटिक्स की बात करें या कहीं पे भी, बैकग्राउंड मायने रखता है। क्योंकि जिनके घर वाले ऑलरेडी जिस फील्ड में हैं, उनके लिए वो रास्ता आसान होता है, काफ़ी आसान होता है, बिल्कुल। और मैं इसको बुरा भी नहीं कहूँगा और मैं इसका विरोध भी नहीं करूँगा। हो सकता अगर मेरा बाप डायरेक्टर होता
तो हो सकता है मुझे उतना स्ट्रगल नहीं करना नहीं करना पड़ता, ये तो है, इट्स अ फैक्ट। और इसमें गलत भी नहीं मैं मानता। और ये आर्ट है यार, इसमें ना ऑडियंस पसंद करती है। ऑडियंस चुनती है, अगर तो आपको अगर पसंद ऑडियंस करती है पसंद कर रही है तो फिर मुझे नहीं लगता किसी को विरोध करना चाहिए। यार क्यों क्यों नेपोटिज्म क्या नेपोटिज्म, मतलब नहीं। मैं नहीं मानता यार। नहीं तो आप देखिए कपूर ख़ानदान की अगर बात की जाए तो हर पीढ़ी में कितने शानदार एक्टर निकले। तो अब आप क्या कहेंगे, नहीं नेपोटिज्म है उनको मत देखो, है कितने शानदार शानदार एक्टर रहे हैं। अब मान लीजिए हमारी तरह के बैकग्राउंड के लोग हैं, जो मतलब जिनका, मेरे कहने का मतलब है कि जिनका फिल्म इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, जिनके घर वालों का, जो इस फील्ड में नहीं है। तो ऐसे में अगर मैं आता हूँ मुंबई, तो यार हर चीज़ के लिए मुझे कहते हैं ना कि घुसपैठ करना होगा आपको, जानना पहचान बनानी, मिलना, ऊपर से ये भी देखना कि यार घर से अगर सपोर्ट है तब तो ओके है, घर से सपोर्ट नहीं है तब क्या करना भाई, कैसे सरवाइव करना है। इतनी सारी चीज़ें देखना, फिर ऊपर से काम के लिए भागना, ये आसान नहीं है। तो मैं लकी रहा कि शुरू से ही पढ़ के आया भाई, मुझे ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ी। एकेडमिक शिक्षा हाँ, बहुत यानी ज़रूरी कि है यार। बहुत ज़्यादा ज़रूरी मानते हैं आप। आपका स्ट्रगल कहीं ना कहीं थोड़ा आसान हो जाता है। थोड़ा आसान हो जाता है, आपको तवज्जो भी मुझे लगता है थोड़ा मिलने लगती है उसकी वजह से। तवज्जो मैं ये नहीं कहूँगा, तवज्जो हाँ, तवज्जो शूट पे मिलता है, ऑडिशन पे नहीं मिलती। मतलब क्योंकि ऑडिशन में क्या होता है कि वहाँ चेहरे देखे जाते हैं, इमेज। वहाँ ये नहीं देखा जाता कि BNA, NSD, FTI, MPHD क्या है ना। वहाँ ये देखा जाता है कि जो कास्टिंग की रिक्वायरमेंट है, जो स्केच मिला है हमें, इस लुक का एक्टर चाहिए, उसमें हमारा चेहरा फिट हो रहा है कि नहीं। ऑडिशन में ये देखते हैं लोग, और उसमें फिट हुआ तो फिर आपको फिट करेंगे, फिर आपको स्क्रिप्ट देंगे। अगर आपने उसमें अच्छा परफॉर्म किया, फिर सेट पे आप पहुंचते हैं तो वहाँ दिख जाता है कि ट्रेंड एक्टर अनट्रेंड एक्टर, वो फ़र्क दिखता है, थोड़ा तो दिखता है। मैं यहीं से कास्टिंग प्रोसेस की ओर आपको ले जाना चाहूँगा। हाँ, कैसा लाइक जब आपने कास्टिंग को देखा, सामने से समझा कैसे क्या होता है, तो क्या बारीकियां आप लोगों को बताना चाहेंगे, क्या फॉलो करना चाहिए, और आपने क्या झेला, क्या आपको नहीं पसंद है कास्टिंग में जो आपको इरिटेट करता है अक्सर? यार देखो, कास्टिंग से ना काम तो आसान हुआ है। कास्टिंग डायरेक्टर आने से ये हुआ है कि हमें पता चल जाता है कि ये प्रोजेक्ट बन रहा है, जो कि पहले नहीं पता चलता था। लोग बताते थे कि यार पता ही नहीं चलता था कि कौन सी फिल्म बन रही है। और कास्टिंग डायरेक्टर के आने से ये फ़ायदा हुआ कि पता चलता है कि अब ये फिल्म बन रही है, वेब सीरीज़ बन रही है, फला ऐड की कास्टिंग शुरू हो गई है, तो ये पता चलता है। तो फिर हम बात करते हैं, जाते उस ऑफिस में पहुंचते हैं कि मिलते हैं कि सर अगर देखिए मेरे लायक कुछ हो तो बताइए। अगर लुक जाता है तो लोग ऑब्वियसली मतलब ऑडिशन लेते हैं, नहीं फिट बैठा तो नहीं लेते, बट इंट्रो ले लेते हैं, प्रोफाइल हमारा लेके रख लेते हैं। अगर कभी भविष्य में रिक्वायरमेंट होती है तो बुलाते हैं। मैं सवाल बोल रहा हूँ, मेरा सवाल क्या था? मेरा सवाल ये था कि आपने क्या झेला प्रोसेस, कास्टिंग आपने प्रोसेस? क्या स्ट्रगल किया कास्टिंग में, एंड आपको कौन सी चीज़ इरिटेट करती है कास्टिंग में? मुझे याद है मैं मुंबई जब आया और मेरा एक सीनियर है मड में, यहाँ से नाव क्रॉस करके आप उधर लेके जाते जाएंगे हैं हम लोग 5 उस रुपए तरह। देके। तब 3 रुपए थे, तब 3 रुपए थे। जब मैं आया था तो 3 रुपए लगते थे। हाँ, और तो मेरा एक सीनियर था, उसके रूम पे मैं रुका और 10 से 12 दिन बाद बीमार हो गया। हाँ, पहले तो मुझे हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं ऑडिशन देने जाऊँ। मैं वहाँ रहा, लोगों से मिलता था, जाओ मिलो, ये सीनियर से वो सीनियर से,
जो यहाँ पे जो जब मैं ट्रेनिंग लेता था तो उस समय जिनका काम आ रहा था, जिनको मैं टीवी पे देख रहा था, उनसे भी मिलने गया कि दादा नमस्ते, मैं विशाल तिवारी 2014-16 बैच बम्बई आ गया हूँ, मड में रहता हूँ और कुछ टिप्स दीजिए यहाँ कैसे काम मिलता है। तो लोग अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे कि यार सबसे मिलो, सबसे अच्छा संबंध बना के रखो, अपडेट रहो, डेली ऑडिशन के लिए निकलो, अपना फ्री टाइम में अपने स्किल पे काम करो। उनके सही है सही है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर आंसर मिलते थे हर जगह कि सुबह ऑडिशन पे निकलो, सबसे मिलो, अच्छा संबंध रखो, कास्टिंग वालों से दोस्ती करो, चाय कॉफ़ी पे मिलो, खर्चा करो बैठ के अगर ड्रिंक व्रिंक करते हो तो दोस्ती और जल्दी बनती है। हमने कहा जी जी बिल्कुल, इस पे विचार किया जाएगा। तो मैं रहा, फिर मैं लकी था। अब लकी था कि काम आता था, क्या था, मेरी ज़िंदगी का पहला ऑडिशन, पहली बार आराम नगर में गया। मैं आराम नगर घूमने गया था, देखने कि आराम नगर होता क्या है, कैसे है, स्टूडियो कौन कौन से हैं। तो मेरे एक सीनियर थे मज़हर खान, उनके साथ मैं घूम रहा था। तो उस समय अफजाल सर की फ़िल्म की कास्टिंग चल रही थी, बारात कंपनी की, जो लखनऊ में शूट होने वाली थी, और कुणाल सर उसकी कास्टिंग कर रहे थे। कुणाल एम शाह बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं, आप बॉलीवुड में अच्छा यहाँ पे है। कुणाल एम शाह बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं बॉलीवुड के, आप उनको गूगल करेंगे तो उनका सारा अपडेट मिल जाएगा। तो उनकी टीम कास्टिंग कर रही थी यहीं आराम नगर में। तो मैं पहुंचा, कहा हेलो सर। तो मज़हर खान जो हमारे सीनियर थे, तो वो काफ़ी काम कर चुके थे यार। वो अन्ना की बायोपिक आई थी, फिर ऐसे छोटे छोटे मतलब बहुत काम कर चुके थे वो, मतलब सीरियल, क्राइम पेट्रोल। तो थोड़ा उनका चेहरा सेमी नोन टाइप था। तो वो गए, वो भी कि चलो वही मुझे दिखा भी रहे थे। तो वो गए तो कुणाल सर का असिस्टेंट जो था उनको पहचान लिया, अरे मज़हर भाई। तो दोनों लोग मिले, हम कह रहे यार चलो ये तो जान पहचान का निकला, मेरे भी जान पहचान हो जाएगी। तो फिर उनको वो स्क्रिप्ट दे कि एक कैरेक्टर है यार, आप दो, ऑडिशन दो। फिर मैं बोला सर मेरे लायक कुछ नहीं, ये शॉर्ट लिस्टेड ऑडिशन है और अभी तो नहीं है, कुछ होगा तो हम आपको बताएंगे। तो मैं समझ नहीं पाया शॉर्ट लिस्टेड ऑडिशन क्या होता है, नई चीज़। शॉर्ट लिस्टेड ऑडिशन का मतलब है कि कास्टिंग डायरेक्टर कुछ लोगों को सिलेक्ट करता है कि इस लुक के 10 एक्टर हैं, इनको आज बुलाते हैं और इस कैरेक्टर के लिए उनका ऑडिशन लेते हैं। बाकी वो किसी का उस दिन वो ऑडिशन नहीं लेते, बाहरी का नहीं लेते, कि उस दिन फिक्स होता है इतने लोगों का ही ऑडिशन लेना है। तो इस तरह का कुछ था शॉर्ट लिस्टेड ऑडिशन। तो हम कहा ठीक है सर। फिर मैं वहीं खड़ा था। फिर अफजाल सर के असिस्टेंट हैं रमन यादव, तो वो वहीं बाहर वो भी स्क्रिप्ट वगैरह लेके किसी से फ़ोन पे बात भी कर रहे थे और वो टहल रहे थे। तो मैं उनको देखा, हम कहा हेलो सर। तो बोले हेलो। तो देखे कोई था नहीं वहाँ पे, मैं ही खड़ा था। फिर वो मुझसे बात करने लगे, कहाँ से हो तुम? उनका सर गोरखपुर से हूँ मैं। बोला अच्छा गोरखपुर से हो, अच्छा क्या किया है? उनका सर मैं थिएटर कर रखा है काफ़ी अच्छा खासा, और भारतेंदु नाट्य अकेडमी से ग्रेजुएट हूँ, और SRFTI भी जा चुका हूँ, वहाँ पे फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स किया हुआ है, और वहीं 2-3 डिप्लोमा फिल्में बनी है। दूरदर्शन पे भी काम किया है, गोरखपुर दूरदर्शन पे। और अभी कुछ दिन हुआ मुंबई आया हूँ। बोले अच्छा चलो यार, एक कैरेक्टर है, दे दो ऑडिशन, देखते हैं। तो फिर उन्होंने दिया अपना स्क्रिप्ट और मैं पढ़ा। फिर उन्होंने ब्रीफ दिया कि किस तरह का कैरेक्टर है,
कहाँ सीन हो रहा है, किस तरह से सीन हो रहा है, किससे बात कर रहा है, उन्होंने बहुत अच्छे से ब्रीफ दिया मुझे। और मुझे उनकी एक बात दिमाग में घूम रही थी कि देखते हैं। देखते हैं। मुझे लगा कि अगर अच्छा हुआ तो क्या पता कास्ट कर ले। भाई 4 घंटे लिया मैं, 10-12 लाइनें थी, जम के 10-12 रिहर्सल, सारे शॉर्टलिस्टेड आके चले गए। बाहर कुणाल सर भी उस वक्त आ चुके थे, क्योंकि मैं उनको उस वक्त नहीं पहचान रहा था। बाद में पता चला कि यही कुणाल सर हैं। वो भी आ चुके थे, उनकी टीम। अरे यार उसको भगाओ जल्दी, कितना टाइम ले रहा है। तो आप मतलब प्रैक्टिस कर रहे थे? प्रैक्टिस कर रहा था मैं। 4 घंटे से? ये था कि नहीं कि यार ये लेना है, तो मैं बार बार प्रैक्टिस की, हो जाए। रमन सर आए, उन्होंने चाय वाय भी पिलाया, पिए। उनके साथ मैं रिहर्सल भी लेता था हम, कि सर रिहर्सल ले लीजिए सर। इतना टाइम देते हैं? पता नहीं वो क्या था, मुझे नहीं दिया कभी। मैं कह रहा ना कुछ तो था वो। टीम भी नहीं, देखिए डिपेंड करता है ना कि अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर की यही खूबी होती है कि वो एक्टर को एक्सप्लोर करने का मौका भी दे। नहीं कहीं अभी बना के भेज, जल्दी भेजना भी होता है। जबकि बाद में मुझे बताया भी गया कि ऑडिशन जितना जल्दी हो सके आप बना के भेज दें। जहाँ तक मुझे पता है। टाइम भी मिलता है आपको। अगर प्रोजेक्ट अगर 1 महीने 2 महीने बाद अगर शुरू हो रहा है तो इतनी जल्दी भी नहीं होती कि अभी बना के भेजो। आपको 1 दिन का 2 दिन का टाइम भी ले सकते हैं। मैंने लिया है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। डिपेंड करता है कास्टिंग वाला कौन है। ऐड की कास्टिंग है तो तुरंत भेजनी पड़ती है, भाई तुरंत बना के भेजो। तो डिपेंड करता प्रोजेक्ट का। तो फिल्म थी, इस वजह से हो सकता है कि यार कुछ ही आर्टिस्ट हैं, कुछ ही कम कैरेक्टर होते हैं, मेजर कैरेक्टर, सेकेंडरी कैरेक्टर। तो यार बाकायदा इनका अच्छे से ऑडिशन लो। ये टिब्बा है जिसके बारात कंपनी अफजाल सर की। तो हुआ ये, और भाई कैमरे के सामने खड़ा हुआ मैं, और एक बंदा, जैसे मान लीजिए कैमरा है, यहाँ मैं खड़ा हूँ और ये रमन सर हैं, और यहाँ पे एक बंदा और था जो प्रॉक्सी कर रहा था, मतलब क्लू दे रहा था मुझे। तो उसमें मिस्टेक क्या हो रहा था मेरे से कि जब वो बोल रहे थे तो मैं उनको देखता था, एक्टिंग करते समय कैमरे को देखता था। तो ये फॉल्ट था कि मतलब आई कांटेक्ट आपको बिगड़ रहा था। अब ये भी पता चला था कि वो 2 आदमी से बात कर रहा है, तो इधर किसी को सुन रहा है, इधर किसी को बोल रहा है। तो ऑडिशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो रॉन्ग था। तो उन्होंने कट किया कि नहीं ऐसे नहीं। फिर उसको बोले भाई तू मेरे पीछे आके खड़ा हो जाए। तो बंदा था उनके पीछे खड़ा हुआ, वो बोला, फिर मैं उधर देख के परफॉर्म किया। भाई मुझे याद है 1 या 2 टेक हुए होंगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा भाई नंबर दो। मतलब नंबर मतलब इंट्रो। फिर मैंने इंट्रो भी दिया वहाँ पे। फिर मैं निकला, हमके सर आप अपना नंबर दे दीजिए। तो बोले ठीक है लिख लो भाई। तो मेरा नंबर ले लिया, मैं निकला। नहीं रमन सर जो उनके एडी थे अफजाल सर की, वो भी अभी डायरेक्शन में आ रहे हैं धीरे धीरे। तो वो थे उस वक्त। तो लेके गए वो। फिर मैं चला आया मड BSNL का सिम, भाई लगे ही ना। फ़ोन आ रहा भाई, लगे ही ना। नॉट रिचेबल। ये लोग फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहे हैं। तो याद है मजहर खान जो हमारे सीनियर थे, वो मेरे साथ आए हुए थे। 3 लोगों ने उनको कॉल किया कि यार वो लड़का आया था आपके साथ ऑडिशन देने, उसका फ़ोन नहीं लग रहा है, उसको बोलिए कल आके मीटिंग करें आप। तो वो भाग के आए मेरे घर, मैं आटा गूँथ रहा था भाई। आए, विशाल क्या कर रहे हैं? तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? उनके है ही, फ़ोन नहीं लग रहा है यार, वहाँ से शॉर्टलिस्ट हो गए हो तुम। उनका अच्छा। मैं भाई तुरंत आटा वाटा वहीं छोड़ा, धुला, रुमाल लेके छत पे पहुंचा, उनको फ़ोन किया। उनके सर आप मुझे एड्रेस भेज दीजिए। बोले ठीक है। फिर उन्होंने प्रोडक्शन हाउस का एड्रेस भेजा। भाई नोटबंदी हुई थी। नोटबंदी? अकाउंट में तो पैसे थे लेकिन निकाल नहीं पा रहे थे। अब जाए कैसे भाई? 25 रुपये थे हमारे पास। हमने बस का पास बनवाया,
तो मज़हर खान से मैंने 20 रुपये उधार भी लिए थे, यार दे दो यार, हम आपको दे देंगे। तो ऐसे करके हम लोग वहाँ पहुँचे उस बाई बस, वहाँ उस प्रोडक्शन हाउस, वहाँ गए, जाते ही क्या लेंगे, चाय कॉफ़ी, हम कहे दोनों। दोनों। तो स्वैग। हाँ मतलब पानी पिया, कॉफ़ी लिया, फिर अंदर गए। अंदर प्रोड्यूसर बैठी हुई थी, खूबसूरत सी यार, एक और थे, उनको मैं पहचाना नहीं। तो लोग बैठिए, हम कहाँ बैठे, आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। तो मैं इंट्रोडक्शन दिया अपना कि मैं ये ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा, तो ये प्रोजेक्ट है आपका, इस डेट से शूट है, कुछ दिन आपकी आराम नगर में वर्कशॉप होगी और फिर हम लोग शूट पे जाएंगे। हमने कहा थैंक यू मैम। फिर बजट वगैरह डिसाइड हुआ ऐसे वैसे। फिर मैं आया, बताया कि यार सेलेक्ट हो गया हूँ मैं, भाई खुश। तो मुंबई का पहला ऑडिशन ही, ऐसे था। पहला ऑडिशन मुझे काम मिल गया। ये तो सारा लाइक सब पलट गया यहीं पे। ये सारे स्ट्रगलर्स का जो एक्सपीरियंस है वो धारा का धारा रह गया यहीं पे, डिफरेंट हो गया कुछ। हाँ, अब उसके बाद क्या हुआ, लगातार 1.5 साल तक कोई काम काली। सेम स्पॉट में जहाँ सब फंसते हैं। नहीं। लोग कहते भी हैं ना कि मुंबई आते ही आपको एक काम दे देती है ताकि उस मोह में आप फंसे रहें। अब सबसे बड़ा मेरे पास जो वो था कि सरवाइव कैसे करना है। हाँ, सर्वाइवल पे मैं एक बात हम डिस्कशन करना चाहेंगे कि मुंबई तो आ गए मस्त एकदम, पैसा वैसा लेके 20-25 हज़ार आ गए मुंबई, ले लिया घर भी ले लिया, पीजी भी कर लिया। नॉर्मली पीजी कर लेते हैं लोग, बहुत ही आसान होता है। लेकिन अब महीने दर महीने काम ना मिले, 1.5 साल तक ऐसे कोई खाली बैठ जाए, फिर क्या करे। फिर कई लोग जॉब करने लगते हैं तो एक्टिंग से कट जाते हैं, क्या करें। लाइक क्या आपके साथ। यार देखो, इसमें मैं कहूँगा कि यार फिक्स नहीं है यार, सबका स्ट्रगल एक जैसा भी नहीं है। कोई रहने को लेके परेशान है, किसी के पास रहने के लिए उसको काम नहीं आ रहा है, किसी को काम आ रहा है, रहने के लिए भी जगह है और उसको काम मिल नहीं रहा है। बट अगर आप लगातार मुंबई में हैं, मुंबई में टिके हुए हैं, किसी भी हाल में अगर भागे नहीं आप, तो कहते कि मुंबई भूखों नहीं मरने देती। या कुछ बम्बा देवी का कुछ तो है, ये बात मैं मानता हूँ। और ये मैं खुद भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ और मुझे हमेशा एहसास भी होता रहता है कि इस बात में मैं एग्री करूँगा। मैं जब आया, काम मिला, कुछ पैसे मेरे पास हुए, फिर मैं अपना घर लिया, पीजी से मैं अपना रूम ले लिया, रहने लगा। फिर वही ना कि एक ढर्रा बन चुका था कि सुबह उठ के तैयार होके जाना है, नॉट फिट, शाम को घर आए, खाना खाए, सो गए। फिर सुबह गए, नॉट फिट, खाना खाए, सो गए। सुबह फिर गए, नॉट फिट, खाना खाए, सो गए। ये ना 1.5-2 महीना चला। मतलब बारात कंपनी फिल्म शूट करके मैं आ गया, तो मुझे फिर मैं देखा यार कि सारे मेरे पैसे भी अब ख़त्म हो गए। नॉट फिट, शॉर्टलिस्ट छोटा था, फिर रिलीज योर डेट, शॉर्टलिस्ट हुआ, भाई बताते हैं, नहीं हुआ, फोन ही नहीं आया। समझ में नहीं आता क्या करें यार, करें क्या, अब क्या करें। और डेली सुबह सो के उठे, एक ही ऑफिस पहुंच गए सर। अब वो भी देखता है, कहता है कि यार क्या मुंह उठा के रोज चला आता है, लगता है साले के पास कोई काम हम नहीं है। तो वो भी था कि यार ये भी इमेज बचाना है कि मैं बिल्कुल बेरोजगार नहीं हूँ, कास्टिंग वाले को ये भी ना लगे ये बेरोजगार एक्टर है। तो ये 3 महीना मेरे साथ चला यार, और दादा उदा भी लोगों से खूब मिला 3 महीने तक। तो
सब मिलने जुलने के बाद एक चीज़ समझ में आ गया कि यहाँ कोई काम आपको दिला नहीं सकता, कोई नहीं काम दिला सकता आपको। इस गलत फहमी में ना रहें। हाँ, ये कर सकता है कि वो आपसे गेट टुगेदर करा देगा, मिलवा देगा। हाँ चलो मैं तुम्हें सर से मिलवा देता आपका हूँ, कांटेक्ट बढ़वा देगा बस। लेकिन काम तो तभी आएगा आपके पास जब आप उसको छीनेंगे इन द सेंस कि आप सबसे बेस्ट परफॉर्म करेंगे। किस्मत भी मैटर करती है। पता नहीं यार, आपको मुझे लगता है कि काम मिलने के बाद किस्मत मैटर करती है। वो काम मिलने से पहले आपको नहीं लगता कि आप जब उस जगह पे खड़े थे, अगर आप वहां घूमने नहीं गए होते तो आपको काम नहीं मिलता शायद? मैं गया तभी तो मिला ना वो। हाँ, तो वो मैं बातचीत सही किया समय पे उनसे सही और जगह मैंने होना। कर दिखाया। हाँ, आपका अगर मेरा hard ऑडिशन work भी अच्छा, था वहाँ पे आपने। जबकि जब मैं वहाँ ऑडिशन दे रहा था मेरे सामने ही 5-6 एक्टर मेरे ही कैरेक्टर का ऑडिशन दे के गए थे, मुझे याद है। और मैं पूछता भी था ऐसे करना है क्या, वो बोले नहीं तुम जैसा कर रहे हो वही करो। ये हो रहा था वहाँ पे। फिर कोई आके, मुझे भी उनका अच्छा लगता था ना यार, क्या बढ़िया एक्टिंग कर रहा है। तो बोलते थे नहीं भाई तुम जो कर रहे हो तुम अपना करो, इन लोगों को छोड़ो। ठीक है, तो ये मैटर करता है यार कि आपका क्राफ्ट कितना अच्छा है। यानी कि आप किस्मत में नहीं मानते? मुश्किल है यार कहना कि किस्मत कैसे कहूँ किस्मत। काफी लोगों से मैंने सुना है, बड़े जो स्टार्स हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे उनके साथ हुआ होगा तब तो मानते हैं, और हो सकता है मेरे साथ कुछ चमत्कार ऐसा हो गया तो मैं भी मानने लगूंगा। ये भी सही है। आप किसी चीज़ में बिलीव क्यों करते हैं? जब आपका बिलीव उस पर होता है, नहीं है तो मैं कैसे कहता हूँ। तो ये सर्किल चल रहा था कि सुबह जाओ नॉट फिट आओ, और सबसे मिल चुका था। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गया कि यार ये मुझसे नहीं होगा कि सुबह जाऊंगा और एक आदमी मेरा चेहरा देख के बोले नॉट फिट। क्योंकि यार ये नहीं होगा मुझसे। और कहीं ना इस चक्कर में फिजिकली मैं वीक भी हो रहा था, मेंटली भी। ड्रामा स्कूल में थे आप 15-18 घंटे, 16-17-18, ये एवरेज वर्क का टाइम था आपका। कभी कभी नो लिमिट, प्रोडक्शन नज़दीक हो, शो नज़दीक है, तो कोई लिमिट ही नहीं है आपके काम का। यहाँ है बिल्कुल फ्री, कोई काम ही नहीं है, तो वो खालीपन महसूस होता था यार। उसको कैसे एक तो overcome काम न किया मिलना। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि शाम के 6 बजे के बाद मैंने कहा कि यार कुछ तो करना है जिससे मैं सरवाइव भी कर सकूं बम्बई में, क्योंकि घर से मुझे कभी पैसे मिले ही नहीं, मम्मी ने नहीं दिए। मम्मी औकात भी नहीं थी भाई कि घर से मिले, लो भैया 15,000 20,000 भेज रहे हो, बैठा जाओ हीरो बन जाओ, ऐसा कुछ था भी नहीं। जो करना था खुद ही से करना था। तो फिर मैंने यहाँ पे पता किया कि नज़दीक में एक्टिंग स्कूल कौन से हैं। Very best में। फॉर टीचिंग। और टीचिंग एकेडमिक का ये फ़ायदा होता है, अगर आप एकेडमिक से हैं, NSD BNA MPPSD, तो आप पढ़ा सकते हैं, एक वेटेज हो जाता है। और पढ़ाने का मतलब मैं एकेडमी ही नहीं कहूँगा हाँ, कि नॉलेज होना चाहिए। Knowledge मैटर होना ये करता है कि नॉलेज होना चाहिए आपके पास। समझ गया। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप भूखों नहीं मरेंगे। तो कहीं ना कहीं जो 2-4-6 किताबें मैंने पढ़ी थी वो मेरे काम आने लगी। तो मैं यहाँ पे बहुत सारे एक्टिंग स्कूल हैं, वहाँ मैं अपना एक रिज्यूम बनाया कि मैं एक्टिंग कोच हूँ, कि मैं एक्टिंग सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ, ये लीजिए। तो यहाँ पे लोग डेमो क्लास के लिए मुझे बुलाए 1-2 जगह, तो हर जगह मैं फिक्स हो गया, हर जगह कि भैया आप यहाँ भी पढ़ा सकते हैं, वहाँ भी पढ़ा सकते हैं। अब मैंने सेलेक्ट किया कि नज़दीक कौन सा है, तो जो सबसे नज़दीक था DN नगर में एक एक्टिंग स्कूल है, तो वहीं मैं कंटिन्यू हफ्ते में 3 दिन पढ़ाने जाता था, 7 से 10। तो मैं काफ़ी लंबे समय तक वहीं पढ़ाया। तो पर क्लास मुझे 700-600 ऐसे देता था। तो इससे ये होता था मेरा रूम रेंट, मुंबई में रूम रेंट और
कन्विंस निकल जाता था। इससे आप एक्टिंग से दूर भी नहीं गए और आपका सर्वाइवल भी हो गया, मैं इससे और स्ट्रांग हुआ स्ट्रांग एज हो एन गए आप। एक्टर, क्योंकि पढ़ाने के लिए आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। या बात सही है, थियोरेटिकल तो कहीं न कहीं डेली फिर रिवीजन भी करना पड़ा मुझे। नोट्स बनाता था कि कल क्या पढ़ाना है बच्चे को, नेक्स्ट वीक क्या पढ़ाना है, तो उस नोट्स बनाना, खुद पढ़ने लगा। फिर इससे ये होता था ना कि खालीपन नहीं महसूस हुआ मुझे कभी, ना सर्वाइव की दिक्कत आई इस तरह की। जब कभी कभी लोग ना जॉब करने लगते हैं, अपने प्रोफेशन एक्टिंग से रिलेटेड नहीं होता है, वो डिफरेंट ही हो जाता है और वो सर्वाइवल के लिए जॉब कर, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? यार मैं वही कह रहा है ना कि यहाँ मैं एक चीज़ और कहूँगा कि यार अगर आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड की नॉलेज तो होनी चाहिए ना। आप बाहर क्यों जॉब कर रहे हैं? क्योंकि आपको नहीं आता तभी तो। अगर आपको काम आता, अगर आप, अब मैं एक्टिंग क्यों पढ़ा पाता था? क्योंकि मैंने एक्टिंग की पढ़ाई की है। आपको आती है। लोग बाहर क्यों जॉब कर रहे हैं? क्यों स्विगी में लोग डिलीवरी बॉय बन के घूम रहे हैं? तो ऐसे लोगों का भविष्य थोड़ा वीक भी होता है, कमज़ोर भी होता है। वो तो है यार, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है यार। मैं अपने बच्चों को भी, जिनको मैं पढ़ाता हूँ, आज भी मैं पढ़ता रहता हूँ। मैं ढूंढता रहता हूँ कि यार कुछ नया मिले, कुछ नया करूँ। आप बिना पढ़ाई के यार कुछ नहीं कर सकते, नॉलेज तो चाहिए यार। तो मैं उनके लिए यही कहूँगा कि भाई अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप एक्टिंग के बारे में भी पढ़ें, एक्टिंग की समझ डेवलप करें और अपने आप को कितना खूबसूरती से किसी के सामने आप प्रेजेंट कर सकते हैं, वो मैटर करता है यार। उस पर आप काम करें, क्योंकि आपका ना काम आप जो कर रहे हैं ना वो खूबसूरत होना चाहिए यार, वो दिखना चाहिए, उसमें एक चार्म होना चाहिए जो आपको अट्रैक्ट करे। जो अगर कोई आपकी एक्टिंग को देखे तो उसको लगे कि हाँ यार मज़ा आ रहा है, वो मज़ा आना चाहिए आपके काम में। जो जॉब कर रहे हैं मैं उनसे यही कहूँगा कि भाई जॉब कीजिए और सपनों की तरफ ज़्यादा ध्यान रहे। क्योंकि क्या होता है, जॉब करते 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 हम थोड़ा स्किल से भटक जाते हैं, तो वो नहीं करना है। एक और सवाल करूँगा कि नॉर्मली मैंने देखा है कि जो हमारी यूपी ईस्ट या पूर्वांचल या छोटे शहरों से आते हैं, ज़्यादातर उधर से ही आते हैं, बिहार वगैरह से, तो क्या करना चाहिए तो सब बताते हैं, लेकिन क्या ना करें यहाँ आने के बाद, इस माया नगरी में, इस दलदल में आने के बाद क्या ना करें, ये कोई नहीं बताता। तो आपके हिसाब से 2-4 ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो ना करें एक्टर्स बेसिकली? यार एक तो मैं ये कहूँगा ना, जैसे हम लोग अभी बैठ के 2 घंटे से बात कर रहे हैं, ये किसी के रूम पे जाके ना करें। किसी के रूम पे जाके ना करें। होता क्या है यहाँ पे, जो मैं कह रहा था ना कि मैं 3 महीने में समझ गया कि क्या हो रहा है। होता क्या था कि हम दिन भर ऑडिशन दिए, 5 से 6 बजे तक पता चल जाता था कि अब कहीं नहीं जाना है। यहाँ लोग 3 बजे 2:30 बजे लोग सोते हैं, 11 बजे 9 बजे उठते भी हैं। एक वो भी कल्चर है। जिम वालों का थोड़ा अलग है, कुछ जो सुबह जाते हैं उनका शेड्यूल अलग है, जो शाम को जाते हैं उनका शेड्यूल अलग है। जो कहीं नहीं जाते, सुबह उठते हैं, आराम नगर जाते हैं, महाड़ा जाते हैं, आराम करके चले आते हैं। जिनमें मैं भी कभी हुआ करता था। मैं यहाँ देखा हूँ लोग नशा बहुत करते हैं, बड़ी खास समस्या है यहाँ की। भयंकर। नशा नहीं करना है यार। हमारे यहाँ रॉबिन सर, रॉबिन दास बहुत बड़े डायरेक्टर हैं यार, डिज़ाइनर हैं, एक्टर हैं, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। वो यहीं बगल में ही वो भी रहते हैं, आगे यारी रोड के पास। तो वो जब भी मिलते हैं, कहीं ना कहीं वो गुरुजी भी हैं अपने, तो वो चीज़ हमेशा आगाह करते थे, बेटा अगर आप बम्बई में अगर नशा नहीं करते तो आपका आधा स्ट्रगल वहीं ख़त्म हो जाता है। क्योंकि मैंने देखा है, वो बता रहे थे कि मैंने देखा है कि
लोग नशे में बर्बाद हैं कि यार नशा करना है, शराब पिए, गांजा पिए, सो गए, 3 दिन 2-2 दिन तक होश में ही नहीं है, सरवाइव की दिक्कत हो रही है। जब नशा करेंगे तो काम नहीं करेंगे, हाँ, आधा पैसा उधर जाएगा और वो रिलैक्सेशन फ्रस्ट्रेशन, लोग सुसाइड कर लेते हैं, हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो लोग आधे लोग तो इसी में बर्बाद हैं यार। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा यार कि नशा तो नहीं करना है यार, नहीं काम है आपके पास मत काम कीजिए, छोड़ दीजिए। अगर मुझे लग गया जिस दिन है कि मुझे अब काम नहीं मिल रहा है, मिल ही नहीं रहा है, तो मैं छोड़ के चला जाऊँ, छोड़ के पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेंगे आप। चला जाऊँ, हाँ चला जाऊँ, मैं पॉलिटिक्स में चला जाऊँ। हाँ, पर मैं नशा करूँगा, फ्रस्ट्रेट हो गए, मैं मुझसे नहीं होगा ये, मैं छोड़ के चला जाऊँगा इंडस्ट्री। इतना मैं वो नहीं हूँ कि मुझे करना ही है, लेकिन मुझे इतना पता है मैं कर जाऊँगा। मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस है, गॉसिप नहीं करना यार। ये जो होता है ना, शाम फ्री हुए 4 लोग मिले और चलो यार 5 लोग इकट्ठा हुए और बातें हो रही हैं, थर्ड पार्टी, तीसरे आदमी की बात हो रही है, अरे क्राइम पेट्रोल कर रहा है, क्या कर रहा है, चाय बनाते हैं तो दूध ले आना वे, चाय पत्ती हम लाएंगे, सिगरेट है, हाँ है, ठीक है, पेपर, हाँ वो भी है। अरे वो काम पा गया का, अरे 4 दिन का 500 मिलेगा चला। तो कैरेक्टर आर्टिस्ट है। जूनियर आर्टिस्ट है। रूम पे बैठ के तीसरे आदमी की बात करना, डेली मीटिंग करना। अब मिलिए, मैं ये नहीं कहता हूँ मिलिए मत, अब मिलना जुलना भी बहुत ज़रूरी है, पर इसको ना एक रूटीन मत बना लीजिए कि चलो यार 6 बज गया चले जमीला पे, 6 बज गया चले जमीला पे, 6 बज गया चले जमीला पे, बीच पे कैन खोल के बैठ जाए, कैन खोल के बैठ जाए। इससे बचना है यार, इससे बचना है यार। मैं इस सर्किल से भी बचता हूँ। संगति बहुत ज़रूरी है, अच्छी संगति होना। अगर आपकी संगति खराब है तो एक ना एक दिन आप कितनों भी टफ हो। एक्सरसाइज मत छोड़िए आप अपनी, हाँ, क्राफ्ट जिसकी बात करते हैं लोग, क्राफ्ट पे काम करते रहिए। आप देखते होंगे जो अपने जितने भी बड़े बड़े एक्टर हैं, नसीर साहब हो गए, मनोज वाजपेयी हो गए, अपने पंकज सर हैं, नवाज सर हो गए, हमेशा अपने इंटरव्यू में बोलते थे क्राफ्ट। वो क्राफ्ट भाई साहब उस पर काम करना है। क्राफ्ट इन द सेंस की वॉइस हो गई आपकी, बॉडी लैंग्वेज का हो गया, नॉलेज, हर चीज़ की समझ डेवलप करनी है। थिएटर कीजिए, मुंबई में है तो थिएटर कीजिए, नहीं काम है आपके पास तो कोई ना कोई थिएटर, जैसे मैं खुद थिएटर करता हूँ, मेरा अपना थिएटर ग्रुप है, हमारा प्ले भी हुआ था अभी जल्दी। मैं कंटिन्यू करता रहता हूँ, कंटिन्यू। उससे ये होता है कि मेरा सर्वाइव भी बहुत अच्छे से हो रहा है, कभी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आती है, और मैं खुश हूँ। और ऑलमोस्ट मैंने देखा है मुंबई में 9-10 प्रोडक्शन कर चुका मैं, उसके 4-4 8-8 शोज हो चुके। तो अगर मैं उसी रूटीन को फॉलो करता, दादा पौवा लेके आ रहा हूँ, दादा बैठते हैं कॉफ़ी बनाते हैं, तो दादावाद वाले कल्चर से, ये जो मीटिंग वाले कल्चर से थोड़ा यार कटना है यार, उससे दूर रहना है यार, ये मेरा मानना है। हो सकता है कि इससे कुछ लोगों का फ़ायदा भी होता हो, तो इसलिए इस वजह से भी वो लोग करते हों, तो मैं उसको बुरा भी नहीं कहूँगा, अपनी अपनी सोच है। पर मुझे लगता है इससे जितना दूर रहा जाए उतना बेहतर है यार। आप टेक्निकल लोगों के साथ मिलिए, जैसे जो डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, कास्टिंग में जो लोग हैं, प्रोडक्शन में जो लोग हैं, जिनको पता है कि प्रोजेक्ट कहाँ से किस तरह से शुरू हो रहा है, कौन से नए लाइन प्रोड्यूसर से मिलिए आप, उनको ज़्यादा पता होता है इस डेट पे ये प्रोजेक्ट बनने वाला है। तो मैं ऐसे लोगों से दोस्ती बना के रखा हूँ और मिलता रहता है। नीचे यहाँ पे वर्कर्स थिएटर ग्रुप का इंस्टाग्राम दे दूंगा, अगर आपके किसी को भी जुड़ना हो तो आप जुड़ सकते हैं। हाँ यार, आखिरी में जाते जाते मैं आपसे यार चाय ठंडी हो रही है मैंने, चाय हम लोग हमारी चाय बन गई है। हाँ चाय बन गई, अभी हम चाय पीते हैं। हाँ एक और सवाल मैं पूछूंगा, बताइए। लास्ट,
जिसमें इंडस्ट्री में एक एस्टैब्लिश एक्टर बनने का कोर फॉर्मूला आपके हिसाब से क्या है? हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता यार, ये अच्छा था, हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता यार। हाँ। ये देखो, ये जो करण जौहर सर को अगर आप देखेंगे, जिस तरह से वो फिल्में बनाते हैं, वो जिस तरह से किसी को लॉन्च करते हैं, तो उनका एक स्टाइल है यार, उनका एक तरीका है प्रेजेंट करने का। वो एक तो ऑलरेडी ऐसे घराने से लोगों को उठाते हैं जो जिनका बैकग्राउंड, जिनके बारे में पहले से लोग जानते हैं, फिर वो इतने बड़े हैं, इतने लार्ज स्केल पे वो प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। इतना उनके पास पैसा है कि जिसको ना जाने रातों रात उसके बारे में पूरा हिंदुस्तान जानने लगता है, पूरी दुनिया बात करने लगती है। वो इस तरह से माहौल क्रिएट, तो उनके पास वो पावर है। वो पावर अगर मुझे नहीं लगता कि वो सबके पास होगा, वो हो सकता है। एक प्रोसेस से गुजरना ही पड़ता है यार, वो है। आप देख लीजिए, मनोज वाजपेयी सर को देख लीजिए, पंकज त्रिपाठी सर को देखिए, संजय मिश्रा हैं, आप सुशांत सिंह राजपूत को ही देख लीजिए, अपने राजकुमार राव हैं, जयदीप अहलावत सर हैं, कमाल कमाल के एक्टर हैं यार। इन लोगों का प्रोसेस क्या रहा है, कैसे कैसे कैसे, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक उम्मीद की तरह है कि यार ये आए हैं तो कहीं ना कहीं हमारा भी, कहीं ना कहीं हम इनके पद चिन्हों पे ही चल रहे हैं यार। हमें लगता है कि यार ये हमारे अपने घर के लोग हैं, इनसे हम थोड़ा जुड़ाव महसूस करते हैं। ये लगता है कि हाँ यार ये हमारे घर के हैं। होता ना कि यार ये हमारे जैसा है, हमारे बैकग्राउंड का है, ये रिलेट करते हैं, अपने क्षेत्र का है। तो इनके और इनका जो प्रोसेस रहा है, जो हमने सुना है, देखा तो है नहीं, जो सुन सुन के और कहीं ना कहीं उसी चीज़ को मैं फॉलो भी कर रहा हूँ। जैसे लोग ये भी कहते हैं, पता नहीं कितना सच है, कि नवाज सर पढ़ाते भी थे, थिएटर भी करते थे, इसीलिए वो इतने साल तक टिक गए। क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज थी, पढ़ा रहे हैं। तो आपको अगर बम्बई में सरवाइव करना है, जहाँ तक मैंने जो देखा यार, जो मैं अभी तक करते आ रहा हूँ, जिस सिस्टम को मैं अभी तक फॉलो कर रहा हूँ, और मैं खुश हूँ कि मैं उतना ही समय नाटक को भी देता हूँ, उतना ही समय मेरा सिनेमा को भी जा रहा है। मैं जब चाहता हूँ सिनेमा की तरफ थोड़ा काम आया तो सिनेमा की तरफ चला जाता हूँ, नहीं है तो थिएटर की दुनिया जी रहा हूँ, मस्त हूँ, खुश। कोई पैरामीटर नहीं है भाई इंडस्ट्री में सक्सेस होने का कि ये फॉर्मूला है, आप ऐसे ऐसे करेंगे सक्सेस हो जाएंगे, कुछ नहीं। मैं वही आदमी हूँ, आते ही पहला ऑडिशन पे काम मिल गया, फिर 1.5 साल तक नॉट फिट रहा, तो अब इस पे क्या बोलेंगे। तो पैरामीटर तो नहीं है यार कोई, मुझे जहाँ तक लगता है। बाकी हो सकता है यार जो मुझसे ज़्यादा अनुभवी हैं, सीनियर्स हैं, वो कुछ अगर उनसे अगर आप बात करें तो लोग कुछ और बताएं या कुछ नया, कुछ नई बात बताएं। पर जहाँ तक मैं देखा हूँ, समझा हूँ, तो मुझे नहीं लगता यार कि कोई फिक्स पैरामीटर है। वो आपका काम ही आपको आगे ले जाता है यार। मुझे जो लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो कैसा है, कितना खूबसूरत है, उसमें कितनी क्वालिटी है, वही आपको आगे ले जाता है। क्योंकि मुझे आज तक जितने भी काम मिले हैं, कहीं ना कहीं काम के ही थ्रू काम मिले हैं। जैसे बारात कंपनी मैंने की थी 2016-17 के आसपास। अफजाल सर ने 2021 में मुझे दोबारा काम दिया। कहीं ना कहीं मेरा काम उनको क्लिक किया था, कहीं फिर वहाँ मैं 4 दिन का शूट किया था, यहाँ काम मैं 20-22 दिन शूट करके आया हूँ उसी डायरेक्टर के साथ सेम। वहाँ पे जो उनके उसी टीम में, डायरेक्शन टीम में थे, वो डेब्यू किए, तो उन्होंने टिब्बा में मुझे काम दे दिया विदाउट ऑडिशन। तो ऐसे हुआ। तो काम से काम कॉन्टेक्ट्स और अच्छा क्राफ्ट। कॉन्टेक्ट तभी अच्छा बनेगा जब आपका काम अच्छा हो भैया। काम अच्छा हो, कॉन्टेक्ट्स बनाते जाइए, लोगों से मिलते जाइए, नेटवर्क अच्छा रहे, तो काम से काम मिलता है। ये एक सार बता रहा हूँ।
आज की बातचीत काफ़ी ठीक ठाक रही। 1.5 घंटे हमने बातचीत की। काफ़ी 1.5 घंटा हो गया, देखिए ना। चाय पी लेते हैं फिर इसको ख़त्म कर देते हैं। तो चाय बन गया है ना? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड दिस वाज माय फर्स्ट पॉडकास्ट। अगर कुछ इधर उधर हो गया तो सॉरी फॉर दैट। हम और ट्राई करेंगे कुछ बेहतर करने का। आपको अगर वैल्यू मिली तो प्लीज़ कमेंट करना। वर्कर्स थिएटर ग्रुप एंड जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं हाँ, ये वर्कर्स थिएटर ग्रुप है, मैं प्रमोट करूँ? हाँ श्योर। ये वर्कर्स थिएटर ग्रुप आपको अंधेरी वेस्ट में मिलेगी। ये मेरी अपनी संस्था है जहाँ पे हम नाटक करते हैं, हम एक्टिंग की बातें करते हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे चाहें तो थिएटर बहुत ग्रुप अच्छा से, आपके लिए अनुभव रहेगा। आप और मैं डिटेल डाल देना सारी उसमें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कमेंट करके कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो, हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। पार्ट 2 अगर आप चाहते हैं, हाँ पार्ट 2 चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिखे। बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो हमने अभी नहीं करी हैं। इनके सवाल भी पूछ लेना आप। हाँ, सवाल अगर आप करेंगे तो उसके आंसर हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सवाल प्रॉपर लिख के नाम के साथ अपना देना, तो हम करेंगे उसका नेक्स्ट में। आई होप यू लाइक द वीडियो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बेल आइकॉन दबाओ एंड वर्कर्स थिएटर ग्रुप को फॉलो करो। जो भी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में रखी हैं वो जाके देख सकते हो। एंड MX प्लेयर पे शिक्षा मंडल आ रही है, हाँ उसे देखना ना भूलें। शिक्षा मंडल आ रही है MX प्लेयर पे एंड टिब्बा भी आएगी तो बताएंगे आपको। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड पीस। बाय।